सुप्रभात इंदौर। आज हम संत सिंगाजी ताप विद्युत गृह बीड़ खंडवा जिले में स्थित है। इस स्थान पर जाने के लिए इंदौर से बड़वा, सनावद, पुनासा से श्री सिंगाजी थर्मल पावर प्रोजेक्ट पहुंचा जाता है। हम यहाँ पहुँचने से पहले थर्मल पावर बीट के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। यहाँ 2520 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। यहाँ मध्य प्रदेश की आवश्यकता का 21% बिजली उत्पादन किया जाता है। यहाँ कोयले से बनाई जाती है बिजली। कोयला कोल इंडिया द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। यह स्थान रेल मार्ग, खंडवा बीड़ रेलवे स्टेशन होते हुए यहाँ कोयला पहुँचता है। यहाँ वर्ष 2014 से 2 इकाई जिनमें 1200 मेगावाट उत्पादन होता रहा है। उसके बाद 2018-19 में 1320 मेगावाट की 2 इकाइयाँ और स्थापित की गई हैं। यह स्थान इंदौर से 120 किलोमीटर के लगभग है। हम बीड़ के नज़दीक बीड़ पहुँच मार्ग, श्री सिंगाजी ताप विद्युत गृह के अंदर हम प्रवेश करते हुए यह उसका मुख्य द्वार। यहाँ आपको गगनचुंबी बॉयलर दिख ही रहे होंगे, चिमनियाँ। यहाँ से मध्य प्रदेश के 5 ग्रिड तक बिजली पहुँचाई जाती है, जिसमें 6 गांव माखन 1, 6 गांव माखन 2, पीथमपुर 1, पीथमपुर 2 व जुलवानिया हैं। आज यह अंक काफ़ी रोचक जानकारियाँ वाला होने वाला है। आप देखेंगे कि यहाँ किस तरह बिजली बनाई जाती है, जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं। हमारे मोबाइल, घरेलू उपकरण जिनसे बिजली की मदद से चलाए जाते हैं। दो इकाइयाँ तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल सेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। हम यहाँ अंदर प्रवेश करते हुए हम थर्मल पावर प्लांट के प्रांगण में आज काफ़ी रोचक जानकारियाँ होने वाली हैं, जिन्हें आप ध्यान से देखते रहिए, सुनते रहिए।
यहाँ कोयला रेल मार्ग से पहुँचाया जाता है। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल सेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। यहाँ रेल वैगन द्वारा ट्रिपलर की मदद से वैगन को पूरा पलट दिया जाता है, जिससे सारा कोयला नीचे जाली में गिर जाता है। वह वैगन पूरा खाली हो जाता है। इसके पश्चात कोयले की सफाई की जाती है और क्रेशर की मदद से बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में बदला जाता है, जिसे स्टोर कर लिया जाता है। यह पानी का रिजर्व वाटर, पानी स्टोर। यहाँ पे नर्मदा के बैक वाटर से पानी पहुँचता है और यहाँ स्टोर करके, क्योंकि कोयला और पानी की मदद से ही थर्मल पावर संचालित होता है। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल सेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के। गोल गोल बड़े बड़े साइलोज हैं। आठ से 10 घंटों के लिए, सॉरी, यहाँ से कोयला के क्रेशर में भेजा जाता है, जहाँ उसे पाउडर में बदल दिया जाता है। महीन पाउडर में पीसने से कोयला बॉयलर में काफ़ी अच्छी एफिशिएंसी के साथ जलता है। यहाँ से पाउडर फॉर्म को बॉयलर में पहुँचाया जाता है। यह बॉयलर है और इस बॉयलर के बाद की रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है। बने रहिए हमारे साथ। और कोयले को इसलिए पीसा जाता है ताकि जहां भट्टी में कोयला जलता है वहां पर कोयला पूरा अच्छे तरीके से जल सके। एवरी सिंगल एटम जो कोल का है उससे पूरी एनर्जी निकल सके। तो जब यह पीसा हुआ कोयला इस आग की भट्टी में जलता है तो इस भट्टी के ऊपर लगा रहता है यह बॉयलर, जिसको आप देख सकते हो। तो इस बॉयलर की इन पाइपों के अंदर पानी घूमता रहता है और इस भट्टी की आग से यह पानी गर्म होने लग जाता है। इस बॉयलर के अंदर पानी को इन पाइपों के अंदर इसलिए घुमाया जाता है ताकि इन पाइपों के चारों तरफ से आग लग सके और पानी जल्दी से गर्म हो सके स्टीम बनने के लिए। बॉयलर के अंदर जो पानी यूज होता है वह मिनरल फ्री वाटर यूज होता है, क्योंकि पानी को जब मिनरल होंगे तो पानी को ज्यादा टाइम लगेगा गर्म होने में और स्टीम बनने में। अब बात आती है बॉयलर में पानी कहाँ से आता है। तो बॉयलर में पानी आता है इकोनोमाइजर से, और इकोनोमाइजर एक छोटा सा टैंक जैसा होता है जिसको आप देख सकते हो। और इस इकोनोमाइजर को सेट किया जाता है इस आग की भट्टी के पास में एकदम टच करके, ताकि पानी बॉयलर में जाने से पहले इस भट्टी से थोड़ा गर्म हो जाए। और इस प्लांट है, इसमें इस आग की भट्टी को लेकर दो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है। पहली, जब इतना मिलियंस ऑफ टन कोयला जलता है तो इससे बनने वाली जो राख होती है उसका मैनेजमेंट का। अब आप सोच सकते हो कि 500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए 250 टन कोयला हर 1 घंटे में जलाया जाता है। और जो दूसरी प्रॉब्लम है, जब कोयला पिसी हुई फॉर्म में जलता है तो इसको धुएं की फॉर्म में चिमनी से होते हुए इन्वायरमेंट में उड़ने का डर रहता है, क्योंकि यदि इतनी मिलियंस ऑफ टन कोयला में से यदि 1 टन कोयला भी उड़ गया तो कुछ ही दिनों में शहर में काले बादल छा जाएंगे।
जब कोयला जलता है तो जो कोल के भारी पार्टिकल होते हैं वह तो नीचे बैठ जाते हैं, पर जो हल्के पार्टिकल होते हैं वह फ्लू गैसेस के साथ में उड़ने लगते हैं। तो इन फ्लू गैसेस को एनवायरनमेंट में छोड़ने से पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर से गुजरना पड़ता है, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं ESP। और यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगा रहता है जो पावर प्लांट की चिमनी होती है उसमें। तो यह ESP जो जले हुए कोल के पार्टिकल्स होते हैं उनको अलग कर देता है और जो गर्म हवा होती है उसको एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, और उसी उड़ने वाली राख को बोलते हैं फ्लाई ऐश। और दोस्तों यह इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ही यह वह डिवाइस है जो एयर पोल्यूशन को कम करता है। यह एयर में जो भी स्मोक और गैस के पार्टिकल होते हैं उनको रोक लेता है और जो गर्म एयर होती है उनको एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। तो इस डिवाइस का यूज करके फैक्ट्रीज की चिमनी पर लगाकर पोल्यूशन को काफी हद तक कम किया जा सकता है। अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब बॉयलर में पानी को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है तो वह स्टीम बनने लग जाता है, और यह जो बॉयलर की स्टीम होती है इसका टेम्परेचर होता है 550 डिग्री से लेकर 1000 डिग्री सेल्सियस तक। तो जब बॉयलर से इस हीटेड स्टीम को कलेक्ट किया जाता है तो इस हीटेड स्टीम को हाई प्रेशर के साथ तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल सेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। में टरबाइन पर छोड़ा जाता है, और टरबाइन जुड़ी रहती है एक शाफ्ट के थ्रू जनरेटर से। तो जब टरबाइन घूमती है तो जनरेटर भी घूमना शुरू कर देता है। इंपल्सिव टरबाइन यूज होता है। तो जब यह हाई हीटेड स्टीम टरबाइन पर पड़ती है तो सबसे पहले इस स्टीम का प्रेशर भी ज्यादा होता है और टेम्परेचर भी ज्यादा होता है। तो यह स्टीम सबसे पहले हाई प्रेशर टरबाइन पर गिरती है। हाई प्रेशर टरबाइन साइज में छोटे होते हैं, लेकिन इनको घूमने के लिए हाई प्रेशर की जरूरत पड़ती है। आप इनको देख सकते हो यहाँ पर। जब यह स्टीम हाई प्रेशर टरबाइन से आगे निकलती है तो इस स्टीम को थोड़ा टेम्परेचर और प्रेशर कम हो जाता है। इस हाई प्रेशर टरबाइन के आगे लगा रहता है लो प्रेशर टरबाइन। यह साइज में बड़े पर लो प्रेशर पर भी घूम सकते हैं यह। और यह जो स्टीम होती है ना, यह टरबाइन की हर एक ब्लेड पर लगभग 250 किलो वजन जितना प्रेशर लगाती है। तो आप सोच सकते हो आप इस स्टीम का टेम्परेचर और प्रेशर कितना ज्यादा हाई होता है। तो जब इन दोनों टरबाइंस का यह सेट घूमता है तो इनसे जुड़ा हुआ जनरेटर भी घूमने लग जाता है। अब यह स्टीम इस टरबाइन से आगे निकलती है तो आगे लगा रहता है कंडेंसर, और यह कंडेंसर के थ्रू स्टीम को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर के पास में भेज दिया जाता है, क्योंकि इतनी हाई टेम्परेचर वाली स्टीम को एनवायरनमेंट में छोड़ना बहुत ही रिस्की है। अब यह जो कंडेंसर है ना, इसकी बहुत ही गजब का काम है। यह एक तरीके से इंजीनियर्स का बहुत ही जबरदस्त दिमाग है। कैसे, वह देखते हैं। जब गर्म स्टीम टरबाइन से कंडेंसर के पास में आती है तो कंडेंसर इस स्टीम को ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर के पास में भेज देता है, और जब यह स्टीम ठंडा होकर पानी के रूप में कूलिंग टावर से वापस दूसरे पाइप में कंडेंसर के पास में आती है तो इन दोनों पाइप को एकदम पास में सेट किया जाता है इकोनॉमिकली बेनिफिट के लिए। कैसे? जिस पाइप में गर्म स्टीम जा रही है कूलिंग टावर के पास में, वह स्टीम जिस पाइप में ठंडा पानी वापस आ रहा है उससे थोड़ी ठंडी हो जाएगी, और यह जो ठंडा पानी है जो कूलिंग टावर से कंडेंसर के पास में आ रहा है यह गर्म स्टीम वाले पाइप से थोड़ा गर्म हो जाएगा। तो जब यह ठंडा पानी कंडेंसर से होकर आगे निकलेगा तो टरबाइन से जो हीटेड स्टीम आ रही है उससे और गर्म हो जाएगा, क्योंकि हमें तो यह पानी वापस बॉयलर के पास में भेजना है। तो अच्छा है ये जितना गर्म हो सके, ताकि बॉयलर को पानी को गर्म करने और स्टीम बनाने में ज्यादा टाइम ना लगे। और कंडेंसर के आगे यह पानी इकोनोमाइजर में जाता है, जो मैंने आपको अभी बताया था, जो यह आग की भट्टी के एकदम टच होकर लगा रहता है और इकोनोमाइजर से वापस बॉयलर में भाप बनने के लिए भेज दिया जाता है। अब यह जो कूलिंग टावर होता है ना, इसका गजब का मैकेनिज्म होता है जिसमें स्टीम को ठंडा किया जाता है। इसका मैकेनिज्म मैं आपको बारिश के पानी में, बारिश का पानी आप देख लेना बहुत ही ठंडा रहता है, इतना ठंडा कि कई बार तो बर्फ बनकर नीचे गिरता है, जिसको हम ओले बोलते हैं। जब स्टीम को कूलिंग टावर में ऊपर से नीचे की तरफ गिराया जाता है फंवारे से, तो रास्ते में हवा के संपर्क में वह ठंडी हो जाती है और पानी में भी बदल जाती है। और कूलिंग टावर आप नीचे से देख सकते हो खुला रहता है, इसमें नेचुरल हवा एंटर होती है नीचे से और स्टीम को ठंडा करके ऊपर निकल जाती है। और इस हवा के साथ में कुछ स्टीम भी एनवायरनमेंट में फैल जाती है, पर इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि यह सिर्फ पानी है लिए।
अब यह जो जनरेटर घूमता है टरबाइन से 11,000 वोल्ट यानी 11 केवी तक जनरेट करता है। यह जनरेटर फेराडे के लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म पर काम करता है। अभी तो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ जनरेट हुई है, इसको हमारे घरों तक पहुंचने के लिए बहुत लंबा सफर तय करना है। यह जो पावर प्लांट की पूरी प्रोसेस होती है यह ऑटोमेटिक होती है। इन बड़े बड़े टरबाइन जनरेटर और कोल को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे लोग लगे रहते हैं जो इस जनरेटर बॉयलर की हर 1 सेकंड की परफॉर्मेंस चेक करते रहते हैं, क्योंकि बॉयलर का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यदि बॉयलर फट जाए तो पूरा का पूरा शहर तबाह हो सकता है और लोगों की हड्डियां तक नहीं मिलेगी। और यह जनरेटर साइज में इतने बड़े और महंगे होते हैं कि इनकी हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। यह किस स्पीड पर घूम रहे हैं, कितना वोल्टेज जनरेट कर रहे हैं, कितना करंट जनरेट कर रहे हैं, क्या फ्रीक्वेंसी है, कौन से लॉसेस हो रहे हैं, कितना इनका टेम्परेचर है, हर एक चीज को मॉनिटर किया जाता है। क्योंकि यह जनरेटर 3000 आरपीएम की स्पीड पर 1 साल तक बिना रुके कंटिन्यूअसली फुल लोड पर चलते रहते हैं। 1000 वोल्ट कलेक्ट कर लिया जाता है तो इस वोल्टेज को इन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से स्टेप अप किया जाता है 400 किलो वोल्ट तक। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट से होकर हमारे घरों तक पहुंचती है तो रास्ते में बहुत से लॉसेस होते हैं। इस वजह से इस हाई वोल्टेज पर ट्रांसफर किया जाता है ताकि कम से कम लॉसेस हो। जब यह 400 केवी इन बड़े बड़े टावर की हेल्प से बड़ी सिटी के बड़े जीएसएस में लाया जाता है तो इस 400 केवी को स्टेप डाउन किया जाता है वापस 11 केवी तक। अब इस ट्रांसमिशन लाइन का भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसका भी लोड फ्लो एवरी टाइम चेक किया जाता है, क्योंकि इनमें 4 लाख वोल्ट से जो इन पर इफेक्ट पड़ता है वह बहुत ही जबरदस्त होते हैं। तो जब इन बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मर से इन 400 केवी को 11 केवी तक स्टेप डाउन कर लिया जाता है तो इस 11 केवी की लाइन की हेल्प से हमारे घरों तक ट्रांसफर किया जाता है। घरों के पास में एक छोटा ट्रांसफॉर्मर लगाया जाता है जो इस 11 केवी को 400 वोल्ट तक स्टेप डाउन करता है। और इस 400 वोल्ट में 3 फेज और एक न्यूट्रल वायर होता है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल वायर लेकर हमारे घरों में 220 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाती है, जिसको हम काम में लेते हैं। और घर की शानदार सुविधाओं में बैठकर बोलते हैं कि यार लाइट क्यों चली जाती है। इलेक्ट्रिसिटी तब कटती है जब या तो कोई फॉल्ट आ जाता है या फिर कभी लोड बढ़ जाता है, वरना पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी 24 घंटे और साल के 365 दिनों में एनी टाइम अवेलेबल रहती है। तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन सेट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के